बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगा हूँ, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि कैलकुलस का चैप्टर नंबर 4 है। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन यानी इसके अंदर इंटीग्रेशन की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अब इंटीग्रेशन जो है ये टॉपिक हमने डिस्कस करना है, तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या है। What is the definition of the integration? जो मशहूर मारूफ इसकी डेफिनेशन है उसको हम ये कहते हैं the inverse process या reverse process of differentiation is called as integration. The reverse और inverse कह लें, inverse process of differentiation is called integration. Integration। आइए पहले हम सिर्फ इतनी चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि वाई इंटीग्रेशन को हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होती है, पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ये स्पेलिंग है डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन के अगर इतने स्पेलिंग देखें, मैं दो कलर्स में मैंने लिखा है, जहां पे मैंने लिखा है डिफरेंट तो ये एक्चुअली बनता है डिफरेंटिएशन। यानी अगर इतने स्पेलिंग गौर से देखें तो ये किसके बनते हैं, डिफरेंट के। डिफरेंट का मतलब होता है फर्क निकालना। मैथमेटिक्स में किसी चीज को माइनस कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जी 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 50 हैं। इसमें से मैं कहता हूं कि ऐसे बच्चे जिनको मैथमेटिक्स पसंद है वो मेरी राइट साइड पे आ जाएं। तो जिनको मैथ्स पसंद है, फर्ज कर लिया जी वो 25 बच्चे हैं, वो राइट साइड पे आ गए। क्लास के अंदर मैंने 50 बच्चे हैं, मैंने कहा जिनको मैथ पसंद है वो राइट साइड पे आने, जिनको फिजिक्स पसंद है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएं। ये राइट साइड पे चले गए बच्चे सारे, ये लेफ्ट साइड पे आ गए, ठीक है। और जिनको इंग्लिश पसंद है उनको मैं कहता हूं कि वो पीछे चले जाएं। इंग्लिश जिनको पसंद है उनको मैंने कहा कि वो पीछे चले जाएं, और 10 स्टूडेंट पीछे चले गए, बैक पे चले जाएं, ठीक है। तो मेरे पास ये 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। मैथ वाले जिनको पसंद है वो अलग हो गए, जिनको फिजिक्स पसंद है वो एक तरफ आ गए, जिनको इंग्लिश पसंद है वो पीछे की तरफ चले गए। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी मेरे पास पहले बच्चे मौजूद थे, मैंने उनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये डिफरेंट जो लफ्ज़ निकला है ये फर्क निकालने से ही निकला है। उसके बाद अगर मैं इनको इकट्ठा कर देता हूं, ये मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ पसंद है, ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश पसंद है, ऐसे बच्चे जिनको फिजिक्स पसंद है, ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश पसंद है, ठीक है। इन सबको मैं इकट्ठा कर देता हूं। ये सारे एफएससी के स्टूडेंट हैं, फर्ज कर लिया, या एफएससी के स्टूडेंट है जी ये मेरे पास, ठीक है। इन सबको मैं दोबारा इकट्ठा कर लेता हूं, तो यूनाइट कर दिया मैंने,
तो ये जो इकट्ठा करने का प्रोसेस है, इकट्ठा करूंगा तो ये पूरी की पूरी फिर क्लास क्या बन जाएगी, 50 क्लास बन जाएगी। तो ये क्या बन गई, इंटीग्रेशन। तो यहां से साबित हुआ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स है। ये 50 स्टूडेंट थे, उनको अलग-अलग कर दिया, ये डिफरेंशिएशन, उनको इकट्ठा कर दिया, ये इंटीग्रेशन। एडिशन जो है वो किस मीनिंग में आएगी, इंटीग्रेशन के मीनिंग्स में आएगी। जो फर्क निकालना है, रेट ऑफ चेंज, वो किसके मीनिंग्स में आएगा, वो डिफरेंशिएशन के मीनिंग्स में आएगा। तो लिहाजा इसकी जो डेफिनेशन फिर क्या बनी, द रिवर्स आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को जो है हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, द इंटीग्रल of f of x is denoted as इस तरीके से हम जाहिर करते हैं जी, f of x dx। अब इसके नोटेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और साथ साथ इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में भी डिस्कशन कर लूंगा कि इंटीग्रेशन के लिए ये वाली नोटेशन क्यों इस्तेमाल की जाती है, वाई वी यूज दिस नोटेशन फॉर इंटीग्रेशन। और फिर आप किसी से भी पूछेंगे कि ये f of x dx ये क्यों आया है, तो इसका भी किसी के पास आंसर नहीं होता। वो यही कहेंगे जी इसको फंक्शन की जो है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है, या चूंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो इसलिए जो है ये dx आ गया है। मैं आपको इस बात का आंसर देने वाला हूं कि इंटीग्रेशन के लिए ये नोटेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये f of x dx क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब इस चीज को हम डिस्कस करते हैं जी। चलो जी, आइए अब इस बात का जवाब क्या है। इंटीग्रेशन जो है ये हम कोई हमारे पास अगर कोई कर्व है ना, उसके नीचे जो एरिया बनता है, एरिया अंडर द कर्व, ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू f of x, y इज इक्वल टू f of x, ये कोई कर्व है। इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू f of x तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने का मतलब है कि उसके नीचे जो एरिया है ये हमें मिलेगा, ठीक है। ये यहां पे फर्ज कर लिया स्टार्ट होता है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे स्लाइस बनाते हैं। ये देखें, ये मैंने छोटे छोटे स्लाइस बना दिए, राइट एंड सो ऑन। अब ये देखें, जब छोटे छोटे मैंने स्लाइस बनाए तो ये चीज जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक रेक्टेंगल बन गई है मेरे पास। ये देखें जी, एक रेक्टेंगल बन गई मेरे पास। अब ये जो है इसके लॉन्ग जो है ये एक्स एक्सिस है, इधर x की वैल्यू आएंगी और ये जो इधर आएंगी ये y की वैल्यूज आएंगी, y एक्सिस। y की वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं हम, f of x के साथ। तो यहां पे हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू f of x, और ये जो x एक्सिस के लॉन्ग ये जो स्मॉल वैल्यू है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं dx के साथ। फर्ज कर लिया कि ये क्या है, dx है। तो ये जो रेक्टेंगल बनी है, इस रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ, जिसको उर्दू में आप लंबाई ज़रब चौड़ाई भी कहते थे, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये देखें, लेंथ इसकी जो है ये किसके बराबर आ गई, dx के बराबर, और
लंबाई जो है, सॉरी, लंबाई इसकी किसके बराबर आ गई, एफ ऑफ एक्स के बराबर, और चौड़ाई किसके बराबर आ गई, डी एक्स के बराबर। तो फिर एरिया किसके बराबर आ गया, वाई, ये वाई की वैल्यू आ गई, इंटू डी एक्स। अब वाई किसके बराबर है, वो तो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये एक रेक्टेंगल का एरिया निकल आया। उसके बाद दूसरी रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर तीसरी रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज को जमा करते जाएंगे। ये दूसरी रेक्टेंगल आ गई, ठीक है, ये भी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल ही बनेगी ना, ठीक है। इसका एरिया प्लस इससे अगली रेक्टेंगल का इसका एरिया, इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को जमा करते जाएंगे तो ये टोटल एरिया निकल आएगा हमारे पास जो इस कर्व के नीचे है। तो वो जो एरिया की वो वाली वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे कि ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अब जब इसको, इस एरिया को जमा करेंगे इसके अंदर और इसको जमा करेंगे इसके अंदर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ ऑल एरियाज, सम ऑफ ऑल एरियाज। अब सम किससे शुरू होता है, एस के साथ, ठीक है। तो एस को थोड़ा सा जरा स्मार्ट कर दें ऐसे करके, तो ये नोटेशन किसके बराबर आ गई, ये समेशन, एस से मुराद आ, इससे मुराद क्या है, एस, एस से मुराद सम, किसका सम, एरिया का सम। ये एक रेक्टेंगल का एरिया प्लस दूसरी रेक्टेंगल का एरिया प्लस तीसरी रेक्टेंगल का एरिया, उन तमाम एरियाज को जमा कर देंगे तो उसको हम किस तरीके से जाहिर करेंगे, सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। ये किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के बराबर आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के जब, तो आपको इस बात का आंसर मिल गया कि इंटीग्रेशन को हम एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के साथ क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आंसर ये है कि ये एक्चुअली ये चीज क्या है, ये चीज बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एस से मुराद क्या है, सम। वैसे भी जब आप इंटीग्रेशन के मीनिंग्स देखते हैं डिक्शनरी के अंदर तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, इंटीग्रेशन मीन सम अप, इकट्ठा करना, यूनाइट करना, ठीक है। जिस तरह मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी, क्लास के अंदर डिफरेंट किस्म के बच्चे हैं, जिनको मैथ पसंद है, जिनको फिजिक्स पसंद है, जिनको इंग्लिश पसंद है, उनको हमने कंबाइन कर दिया, तो इसका मतलब क्या था, हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पे भी हमने इनके एरियाज को इकट्ठा कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो इसका मतलब है हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास अब आंसर आ गया कि इसको, ये जो नोटेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सम के लिए, और एफ एक्स इंटू डी एक्स का मतलब क्या है, ये एक रेक्टेंगल का एरिया है और तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज को सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट कि इसके ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिक मीनिंग ये है कि ये एरिया अंडर दी कर्व के बराबर होती है। ये नोटेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका आंसर आपको मिल गया। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्यों लिखा जाता है, इसका आंसर आपको मिल गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब भी किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना क्यों ज़रूरी है। इस चीज़ को जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन। मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया मैंने एफ ऑफ एक्स डी एक्स को। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये जो फंक्शन है ये चेंज हो जाएगा। पहले एफ ऑफ एक्स था, अब हो सकता है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स, नहीं, नया आंसर आ जाएगा। जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो नया आंसर आ जाता है। मसलन ये देखें एक्स इंटू डी एक्स है, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। आगे चल के बताएंगे कि ये क्यों आता है। पहले फंक्शन क्या था, पहले था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन के बाद ये एक्स स्क्वायर बाई 2 की शक्ल इख्तियार कर गया। तो जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। तो फ़र्ज़ किया उसकी नई शक्ल ये वाली है, प्लस यहां पे हम लिखेंगे c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना क्यों ज़रूरी है? जब आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं ना पेपर में, एग्जाम में, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते तो एग्जामिनर आपका एक नंबर काट लेता है। बाज़ औक़ात नहीं भी नंबर काटता, कुछ एग्जामिनर इस चीज़ को बड़ी अहमियत देते हैं और कुछ इस गलती को इग्नोर कर देते हैं। तो बेहतर यही है कि आप जो है ये जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें, ठीक है, अगर वो डेफिनेट इंटीग्रल ना हो तो फिर आपने क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है। अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों सी लिखना इंपॉर्टेंट है, वाई सी इज सो इंपॉर्टेंट। इधर देखिए जी, फर्ज किया कि मेरे पास ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। दूसरा फंक्शन मैंने सपोज कर लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तीसरा फंक्शन मैंने सपोज कर लिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सबको मैंने x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे भी dy बाई dx किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे भी dy बाई dx किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। जैसा कि मैंने शुरू में डिफाइन किया कि इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है, तो ये मैंने डिफरेंशिएशन की, अब इसका इन्वर्स लूंगा तो ये वाला आंसर आना चाहिए ना। तो आइए अब इसका इन्वर्स प्रोसेस करके देखते हैं। सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल, सबके लिए ऐसा ही होगा। dy आ गया, dy इज इक्वल टू dx, इधर भी क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू dx आ जाएगा, और इधर भी dy किसके बराबर आ गया, dx के बराबर आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो dy किसके बराबर आ गया, dx के बराबर। इधर भी क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू dx, और इधर भी क्या आएगा, dy को इंटीग्रेट कर दिया और इधर dx को इंटीग्रेट कर दिया। dy का इंटीग्रल आ गया y इज इक्वल टू, इधर आ गया x, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x। अब हमने कहा था कि चूंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स हैं बाय डेफिनेशन, तो ये देखें, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, फिर जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आना चाहिए था ना, लेकिन ये 3 यहां से गायब हो गया, इधर 3 नहीं आया। ठीक है, इधर क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, नहीं आया। इधर -1 आना चाहिए था, नहीं आया। ठीक है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस इंटीग्रल। ये वाला इंटीग्रल जो है ये डेफिनेट नहीं है, हम इसके बारे में डेफिनेट नहीं हैं। ठीक है, तो वो जो 3 मिस हुआ है या यहां पे 5 मिस हुआ है, इधर -1 मिस हुआ है, अब हमें तो नहीं पता कि यहां पे 5 आएगा 3 आएगा, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर देते हैं। उसके बाद ये फिर गिवन कंडीशन होती हैं, इनिशियल कंडीशन दी होंगी, इनिशियल कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए ये क्या होती हैं आगे चल के आपको बताएंगे। इनिशियल कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे और इसकी जो होंगी उसका आंसर 3 निकल आएगा, इसकी जो इनिशियल कंडीशंस होंगी उसका आंसर ये निकलेगा और इसका ये निकलेगा। ठीक है, तो ये देखें, ये जो 3 मिस हो गया था 5 और -1, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करते हैं। क्योंकि हम इसके इंटीग्रल के बारे में डेफिनेट नहीं हैं कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट दैट, तो उस जो हमारी कमी कोताही रह गई है उसको पूरा करने के लिए हम सी को ऐड कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इंटीग्रेशन के बारे में, जिसके अंदर मैंने बताया कि डेफिनेशन इंटीग्रेशन की क्या है। उसके बाद फिर नोटेशन हम जो है इसके लिए वो कैपिटल है, वो जो एस जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आगे इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होंगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा
और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसमें आपका नुकसान नहीं है, लेकिन हमें देख के बड़ी खुशी होती है कि हमारे चाहने वाले ज़्यादा हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।